हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एक्सीलेंट क्लासेस में। देखिए, जैसे हम जीएस के पोर्शन को स्टार्ट कर दिया हमने, और इस क्रम में हमने पॉलिटी को स्टार्ट किया पहले, और पॉलिटी का पहला वीडियो आपको अभी 2 दिन पहले ही मिला होगा। उसमें मैंने संवैधानिक विकास के बारे में बात की है कि संविधान का विकास भारत में कैसे कैसे हुआ, अंग्रेज भारत में आए, वो कैसे कैसे उन्होंने राज करना शुरू किया, धीरे धीरे विकास का क्रम बढ़ाया संविधान के बारे में। तो मैंने आपको, जैसे आपको पिछली वीडियो में देख कर आपको पता भी लग जाएगा, जिसने वो वीडियो नहीं देखी हो पहले उस वीडियो को देख लो। सन 1600 से जब अंग्रेज़ों ने संविधान का विकास करना शुरू किया था तो चार्टर्ड एक्ट कहलाते थे, कंपनी के अधीन चलते थे सारे के सारे ये। और 1600 से 1853 तक कंपनी के अधीन ही सारे के सारे एक्ट चले हैं, जिनको चार्टर्ड एक्ट का नाम दिया जाता था। ये कंपनी के अधीन ही थे। लेकिन 1857 की क्रांति हुई, इस क्रांति ने सारी ही रूपरेखा बिगाड़ दी। इसने अंग्रेज़ों को ये साबित कर दिया कि अब भारतीय जैसे पहले थे ऐसे नहीं रहे, तो थोड़ा सा चेंज उन्हें करना पड़ा। और जब 1858 का जो चार्टर्ड एक्ट आया था, उसे चार्टर्ड एक्ट नाम न देकर उसे अधिनियम नाम दे दिया था। तो 1858 से 1947 तक जितने भी एक्ट आए सारे अधिनियम के नाम से आए। पहले चार्टर्ड एक्ट के नाम से आए, अब अधिनियम के नाम से आने लगे। और इनमें सभी में किस में क्या हुआ था, क्या क्या चेंज किया था अंग्रेजों ने, उस संबंधी हम बात करेंगे। तो आज हम पहला जो अपना आर्टिकल लेंगे, एक्ट लेंगे सॉरी, वो 1858 का लेंगे पहले। ठीक, तो मैं इसको शुरू करता हूँ आपके सामने। देखिए, 1858 का जो अधिनियम आया था, इस अधिनियम की खास बात क्या रही कि ये अधिनियम एक तो क्रांति के बाद आया था, 1857 में जो क्रांति हो चुकी थी उसके बाद आया था। और दूसरी खास बात रही कि इस अधिनियम के आने से जो चेंज हुआ था, गवर्नर जनरल को वाइसराय कहने जाने लगा था। इन्हें नाम बदल दिया था उन्होंने केवल, हालांकि पोजीशन वही थी, काम वही थे, लेकिन बस नाम बदल दिया था एक थोड़ा सा चेंज दिखाने के लिए। एक, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो पूछा जाता है कि उस समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हुए थे, तो पामस्टन हुआ करते थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। लेकिन 1858 का जब अधिनियम आया था तो पूछा जाता है कि उस समय पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, तो ये नाम था लॉर्ड डर्बी। डर्बी इस नाम का व्यक्ति को बना दिया गया था उस समय में प्रधानमंत्री। और महारानी विक्टोरिया बनाई गई थी उस टाइम की सम्राज्ञी, भारत के लिए सम्राज्ञी, ठीक, ब्रिटेन की। तो इसमें 1858 में क्या क्या हुआ था क्रांति के बाद? पहला काम हुआ कि वाइसराय नाम कर दिया चेंज, किसका? गवर्नर जनरल का। लॉर्ड कैनिंग पहले व्यक्ति थे जो गवर्नर जनरल और वाइसराय दोनों ही रहे थे, एक बात। दूसरा, जो कंपनी के अधीन शासन चल रहा था वो कंपनी से समाप्त करके, कंपनी से छीन कर उस शासन को ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया था पूरे शासन को। और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जो दो विभाग बनाए गए थे कंपनी के, दो हिस्से किए गए थे, ये पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किए गए थे, तो इसको समाप्त कर दिया, इन दोनों हिस्सों को समाप्त कर दिया था पूर्ण रूप से। फिर इसमें ही कहा था 1858 के अधिनियम में ही कि अब जो शासन होगा भारत का वो कंपनी ना करके कौन करेगा? ब्रिटिश ताज के हाथ में चला गया ऐसे। तो इसको भारत के जो शिक्षित लोग थे उन्होंने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा भी कहा था, ठीक। और ये घोषणा कहाँ की गई थी अगर पूछा जाता है तो इलाहाबाद में घोषणा की गई थी, किस चीज़ की? कि अब वाइसराय बनेगा, गवर्नर जनरल की जगह वाइसराय बनेगा, कंपनी को सबको खत्म करके ब्रिटिश क्राउन के हाथ में लेगी हम सब कुछ। ये सारी घोषणाएं इलाहाबाद में हुई थी, ये याद रखेंगे आप। फिर इस 1858 अधिनियम के तहत ही 1861 में बजट पेश किया गया था। और ये बजट जो था ये भारत में पहला बजट था जो जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। ये नाम लिखा हुआ जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। और इसी 1858 के अधिनियम के द्वारा एक और चेंज हुआ कि भारतीय हाई कोर्ट एक्ट 1861 भी पास हुआ था। इस हाई कोर्ट एक्ट के पास होने के बाद भारत में हाई कोर्ट बनने शुरू हो गए थे। सबसे पहला जो हाई कोर्ट खुला था वो मद्रास हाई कोर्ट, मुंबई प्रेसिडेंसी में हाई कोर्ट, और फिर कलकत्ता हाई कोर्ट, और फिर जो था इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये सारे हाई कोर्ट खुलने शुरू हो गए थे। लेकिन शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? 1861 के अधिनियम के द्वारा ये शुरुआत मानी जाती है। तो ये 58 में केवल इतनी ही बात हुई थी। तो आप पिछले एक्ट और ये एक्ट सारे के सारे एक बार वो वीडियो देखें, ये वीडियो देखें, और फिर 2-3 दफ़ा अगर वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो सारे रटे जाएंगे ये आपको। इसके बाद अगले पे चलते हैं हम। 1861 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, इसको भारत परिषद अधिनियम भी बोला जाता था, ठीक। निर्माण में भागीदारी शुरू कर दी थी, पहली बार ऐसा हुआ था। जो भी नियम बनेंगे उसमें भारतीयों को भागीदारी दी जाएगी। सहयोग नीति के अंतर्गत इसको लाए थे, भाई भागीदारी दे रहे तो सहयोग ही चाह रहे हैं ये भारतीयों का, तो सहयोग नीति के अंतर्गत इसको लेकर आए थे ये, ठीक। और इसी में ही किया क्या गया था कि विभागीय प्रणाली भी शुरू की गई थी। लॉर्ड कैनिंग की ही देन है ये कि विभागीय प्रणाली भारत में शुरू की गई थी। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी शुरू की गई थी, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी ये यहीं की देन है, इसी के द्वारा ये की गई थी। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी शुरू की गई थी, तो ये याद रखेंगे आप। फिर गवर्नर जनरल जो था उसको ऑर्डिनेंस पावर भी उसके हाथ में आ गई थी। अगर वो देश के हित के लिए कोई कानून बनाना चाहता है तो उसको ब्रिटेन के महाराज महारानी जो भी था उससे परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो अपने हिसाब से कानून बना सकता था।
और ऐसे जैसे अभी ऑर्डिनेंस पावर राष्ट्रपति के पास है, अगर कोई भी कानून बनाना चाहता है और संसद का कोई एक अंग एक्टिव नहीं है, मतलब लोकसभा काम नहीं कर रही है, राज्यसभा तो हमेशा एक्टिव रहती है, और देश के हित के लिए कानून बनाना दोनों सदनों में उसको पास होना अनिवार्य है। लेकिन राष्ट्रपति कानून को बना सकता है, जिसे उसकी ऑर्डिनेंस पावर बोलते हैं, जिसे अध्यादेश बोलते हैं। आर्टिकल 1, 2, 3 में होता है अध्यादेश, इसके अंतर्गत बनाता है राष्ट्रपति, लागू कर सकता है अध्यादेश, जो कि लागू रहता है तब तक जब तक संसद काम करना शुरू करे। उसके संसद काम करने के 6 वीक तक लागू रहेगा, यदि उसे परमानेंट वो नहीं करती है। तो चलो, ये तो आगे हम पढ़ेंगे, आर्टिकल जब पढ़ेंगे सारे रटाए जाएंगे आपके चीज़ें। अब इस क्रम में जब आगे चलते हैं, तो फिर 1861 में भारत परिषद अधिनियम में केवल सहयोग नीति के अंतर्गत भारतीयों को शामिल करने के लिए आया था ये। फिर 1873 का एक्ट आता है। 1873 के एक्ट में ये कहा गया था कि 1 जनवरी 1884 से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है बिल्कुल समाप्त कर दी जाएगी, यानी उससे पावर तो सारी छीन लेगी। 1858 के एक्ट के तहत ही सारी पावर ब्रिटेन की सम्राट को चली गई, लेकिन अब भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो काम कर रही थी। अब इसे पूर्णतः समाप्त करने की बात होगी थी कि समाप्त कर देंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को 1873 के एक्ट के तहत। ऐसे ही एक शाही उपाधि एक्ट आया था जो 1876 था। इसमें महारानी विक्टोरिया जो थी वो भारत की साम्राज्ञी अनाउंस कर दी गई थी, यानी वो ब्रिटेन की साम्राज्ञी तो है ही ऑलरेडी, लेकिन वो भारत के लिए भी साम्राज्ञी ही की तरह ही काम करेगी। भारत की भी सम्राट वही माना जाएगा जो ब्रिटेन का सम्राट बनेगा, क्योंकि भारत इसके अधीन काम कर रहा था, अधीन रहता था, सारा का सारा भारत पर सुपरविजन ब्रिटेन ही किया करता था। इस कारण ये अनाउंस कर दिया गया है 1892 का एक्ट। धीरे धीरे क्या हो रहा था कि ब्रिटेन जो ये चाह रहा था कि भारत हमारा हमेशा के लिए गुलाम बना रहे और हम ही इस पर शासन करते रहे, लेकिन ये बात भारतीयों को थोड़ी सी चुभने लगी थी और थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा था। भारतीय थोड़े से उग्र होते जा रहे थे। तो इस क्रम में 1892 का एक्ट फिर अंग्रेज लेकर, यानी अंग्रेजों को लगा कि और थोड़ा चेंज करना चाहिए, तो 1892 का एक्ट आया था। इस 92 के एक्ट के अधीन निर्वाचन पद्धति शुरू कर दी गई थी भारत में। अब तक निर्वाचन पद्धति भारत में नहीं शुरू की गई थी, लेकिन ये भी इनडायरेक्ट शुरू की गई थी। इनडायरेक्ट मतलब इसमें केवल वही वोट डाल सकते थे लोग जो कहीं ना कहीं प्रतिनिधि थे जनता के, ठीक, केवल जनता के प्रतिनिधि लोग ही वोट डाल सकते थे, आम जनता इसमें वोट नहीं डाल सकती। तो और ऐसे लोगों की संख्या तो गिनी चुनी थी, तो इसलिए इस निर्वाचन पद्धति का कोई खास रोल तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी शुरू हो गई। और फिर बजट पर बहस करने का अधिकार भी दे दिया गया भारतीयों को। भाई जो भी बजट आएगा उस पर आप बहस कर सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। मतदान का अधिकार नहीं दिया गया, केवल आप बहस कर सकते हैं, और बहस भी आप पूरा क्वेश्चन के माध्यम से कर सकते हैं। पूरा क्वेश्चन मतलब आप केवल एक पर्सन पूछ सकते हैं कि ये जो बजट दिया आपने भारतीयों के लिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 1813 के एक्ट के अधीन इन्होंने 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करने के लिए दिए गए थे। तो अगर भारतीय पूछेंगे अच्छा आपने 1 लाख रुपये जो हमारी शिक्षा पे दिए ये तो कम रहेंगे, बहुत कम है, ये तो भारतीयों के लिए संख्या ज़्यादा है, तो वो जवाब देंगे कि नहीं, हमने बहुत सोच समझ के रखे, 1 लाख में से भी 10,000 बचा लेंगे, हम इस तरीके से खर्च करेंगे। तो अब भारतीय इस पर क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, कच्चा क्यों बचा लेंगे आप, कैसे बचा लेंगे बताओ, तो कहाँ लगाओगे। तो ऐसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती थी, इसे बोलते थे पूरक प्रश्न। केवल एक क्वेश्चन कर दिया, उसके बाद उस क्वेश्चन पर क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। तो ये 1892 के एक्ट के अधीन शुरू हुआ था। फिर 1909 का आता है ये मिर्ले मांटो सुधार। मिर्ले मांटो सुधार नाम दिया गया इसको, याद रखना आप, मिर्ले और मिंटो दो व्यक्ति थे। मिर्ले इसका सचिव बन के आया था। सचिव केवल वही व्यक्ति बनता था जो ICS की परीक्षा पास कर चुका हो, और मिंटो यहाँ का वायसराय था भारत का, तो इसको भेजा गया था। इसने 1909 का जो एक्ट लाया था, इन्हीं के नाम पे नाम रखा गया। अनुपूरक प्रश्न पूछना भी अलाउ कर दिया था कि ठीक है आप पूछ सकते हैं, क्यों, यानी आप अगर क्वेश्चन पूछ रहे तो उसका आगे से दूसरा क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। लेकिन बजट पर आपको मतदान नहीं दिया जाएगा करने के लिए, क्योंकि बजट पर अगर मतदान दे दिया तो आपकी संख्या ज़्यादा होगी अगर, तो फिर बजट आपके अनुसार ही आएगा, इसलिए बजट पर मतदान का अधिकार नहीं दिया जा रहा अभी। ये सर अरुणडेल समिति की सिफारिश पर आया था, निकल गया 1909। फिर सांप्रदायिक प्रणाली भी इन्होंने शुरू कर दी। जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1905 में, तो मुस्लिम लीग के स्थापना के द्वारा ही 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, तो बंगाल विभाजन 1905 में हो चुका था। तो मुस्लिम लीग चाहती थी कि हमें जो है अलग से एक राष्ट्र का निर्माण हो जा अलग से, और संविधान भी बाद में जाकर उन्होंने अपना मांगना शुरू कर दिया था। भारतीय नहीं चाहते थे जो कांग्रेसी थे कि सब कुछ ऐसा हो, अंग्रेज तो चाहते थे कि फूट डालो राज करो वाली नीति चाहते थे वो। तो मुस्लिम लीग का एक दल जिन्ना की अध्यक्षता में मिलता है अंग्रेजों से अमृतसर के अधिवेशन में। अमृतसर का अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, और उसमें अपनी मांग रखता है
ये बात है 1908 की। 1908 में अपनी मांग रखता है कि हमें तो मुस्लिम लीग की मांग ये है कि हमें अलग निर्वाचन प्रणाली दे दो, और अंग्रेज़ों को तो ये बात बड़ी अच्छी लगी। तो उन्होंने अगले ही साल 1909 में ही क्या कर दिया कि सांप्रदायिक प्रणाली के आधार पर बंटवारा कर दिया चुनाव का, और मुस्लिमों को अलग सांप्रदायिक प्रणाली के आधार पर अलग कर दिया। और इधर 3 कैटेगरी ये पहले से ही बटी हुई थी। साधारण लोग, जो आम लोग होंगे, वो वोट करेंगे सांप्रदायिक प्रणाली के आधार पर। विशेष लोग, थोड़े से खास लोग होंगे। विशेष लोग मतलब जो किसी मुस्लिम लीग से या तो आते हैं या कांग्रेस से आते हैं, या फिर जो ब्रिटेन अंग्रेज़ों की जो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी उनके लोग हैं, वो विशेष लोग। वर्ग विशेष लोगों की अलग बना दी। वर्ग विशेष लोग ये मुस्लिम कर ही दिए थे इसने वर्ग के आधार पर अलग। तो 3 तरीके से बंटवारा कर दिया सांप्रदायिकता का। और ये मुस्लिम लीग जब अलग कर दी, मुस्लिम को अलग निर्वाचन प्रणाली दे दी सांप्रदायिक आधार पर, तो इसमें कहा था अंग्रेजों ने कि नाग के दांत बो रहे हैं हम। मिंटो ने कही थी ये बात कि नाग के दांत बो रहे हैं हम, कल इन्हें डसेंगे भारतीयों को ही। तो ये बात 1909 के अधिनियम में कही गई थी। फिर इसी क्रम में 1909 के अधिनियम में ही कार्यकारिणी में 2 भारतीयों को भी शामिल करने की बात कही गई थी। एक केसी गुप्ता और एक सैयद हुसैन बिलग्रामी, 2 व्यक्ति शामिल हुए थे। एक मुस्लिम लीग से बिलोंग करता था और एक कांग्रेस से बिलोंग करता था। इसी क्रम में एक पहले भारतीय थे जिन्हें लॉर्ड की उपाधि दी गई थी, यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में की सदस्यता दी गई थी ब्रिटेन की। ब्रिटेन में तो यहीं नहीं देते थे, तो उच्च पद ब्रिटेन में तो कहाँ देंगे, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति को मिल गया था, SP सिन्हा को। ये पहले भारतीय थे जिनके नाम से पहले लॉर्ड की उपाधि लगा करती थी। और मैंने कल भी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि लॉर्ड की उपाधि लगने का कारण क्या था, क्योंकि वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स से आया करते थे भारत में, इसलिए। और इस पर भी लॉर्ड की उपाधि मिली, तो इसके नाम में भी लॉर्ड लगने लगा था, लॉर्ड SP सिन्हा ऐसा। तो ये 1909 तक का क्रम हमने पढ़ लिया। इसके बाद चलते हैं अगली स्लाइड पर। 1909 के बाद 1919 का ये आया। 1919 जो आया था, इसको भी एक नाम दिया गया था अंग्रेजों की तरफ से। वो क्या नाम था? मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार। मतलब मोंटेगू फिर वही है, एक सचिव था, और चेम्सफोर्ड यहाँ का वायसराय था। इन दोनों ने मिलकर ये 1919 का अधिनियम लाए थे। और इस अधिनियम के द्वारा ही इन्होंने सांप्रदायिक आधार पर जो बंटवारा किया था 1909 में, केवल मुस्लिमों को अलग किया था, ये थोड़ा सा बढ़ा दिया। इन्होंने ये सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन को भी इस आधार पर अलग कर दिया, यानी बंटवारा ज़्यादा बांट दिया इन्होंने। और फिर लोकसभा आयोग के भी स्थापना की थी। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत ही लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, ये याद रखेंगे आप। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत ही स्वशासन, स्वतंत्र डोमिनियन का दर्जा दिया था भारत को। पहली बार ऐसा कहा था कि स्वशासन शब्द की जो मांग हुई थी, उसके अंतर्गत स्वतंत्र डोमिनियन भारत को घोषित किया था उन्होंने। डोमिनियन शब्द का मतलब है कि राज तो करेगा ब्रिटेन, और भारत वैसे उसके अंडरटेकिंग ही काम करता रहेगा, जो चाहेगा वो भारत में काम होगा। तो ऐसा दर्जा देने की बात पहली बार हुई थी। उत्तरदायी शासन की बात हुई थी पहली बार। उत्तरदायी शासन मतलब जिम्मेदार यही लोग रहेंगे शासन के प्रति, अंग्रेजी। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू होगी थी, सभी लोग वोट डालने लगे थे। अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का मतलब ये हुआ, अप्रत्यक्ष तो पहले से ही शुरू हो गई थी 1892 के अंतर्गत, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष शुरू होगी। महिला को भी अधिकार दे दिया गया था वोट डालने का पहली बार। 1919 से याद रखेंगे, 1919 मतलब बराबर बराबर है, तो बराबरी का दर्जा दे दिया महिलाओं को भी। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भी शुरू कर दी इन्होंने। फिर इस 1919 के अंतर्गत ही इन्होंने राज्य में और केंद्र में दोनों में द्विसदनात्मक प्रणाली शुरू कर दी। द्विसदनात्मक प्रणाली यानी केंद्र में जो हुआ करती थी वो राज्य परिषद अलग थी और विधानसभा अलग थी। हालांकि विधानसभा राज्य में होती है, लेकिन उस समय में केंद्र में हुआ करती थी। इसको निम्न सदन बोलते थे, जैसे अब लोकसभा है। विधानसभा का नाम फिर बदलकर लोकसभा ही रखा गया था, और राज्य परिषद का नाम बदलकर आप जानते ही हैं राज्यसभा रखा गया होगा फिर तो, क्योंकि वो उस सदन वही है, ठीक। और बजट जो पास किया जाता था आज भी विधानसभा में, मतलब लोकसभा में होता है, और उस समय भी निम्न सदन में ही हुआ करता था, विधानसभा में होता था बजट पास। बजट का अधिकार केवल विधानसभा को ही था। अब ये जो केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली शुरू करी इन्होंने, इसके अंतर्गत इन्होंने राज्य और केंद्र दोनों में शुरू कर दी। तो ये जो द्विसदनात्मक प्रणाली थी, ये देन थी लियोनिस कार्टेस की। लियोनिस कार्टेस को जन्मदाता माना जाता है इस प्रणाली का, जो केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली शुरू हुई थी। तो ये आपको याद रहेगा कि 1919 में क्या क्या हुआ, ठीक। इससे पहले द्विसदनात्मक प्रणाली नहीं हुआ करती थी, ठीक। ये पहली बार 1919 से ही शुरू कर दी यहाँ पर। 1935 का भारत शासन अधिनियम बोलते हैं इसको, या खाली 1935 का अधिनियम भी कहा जा सकता है इसको। इसके अंतर्गत बहुत सारे चेंज हुए थे, ताकि जब अंग्रेज
अंग्रेजों से लगातार भारत को स्वराज की मांग हो रही थी और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये पहली बार मांग हुई थी। फिर तो बहुत सारे लोगों ने की थी स्वराज की मांग। जब ये लगातार बढ़ती जा रही थी तो इस क्रम में अंग्रेजों ने चाहा कि इन्हें कैसे रोक लिया जाए इससे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा राज तुम्हें हम दे देंगे, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपको हमें ये सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि आप इस एबल हो, नहीं कर सकते हो नहीं शासन। तो इन्होंने ये कहा था कि हम हर 10 साल में एक कमीशन लाएंगे और इस कमीशन से जांच कराएंगे और अगर पाओ जाओगे आप बिल्कुल एकदम फिट, तो ये कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट हमें दे देगा और हम आपको आज़ाद कर देंगे। ये बात 1919 के अधिनियम के अंतर्गत रखी गई थी। लेकिन हुआ क्या कि ये कमीशन 10 साल बाद आना था, तो 1919 का मतलब 1929 में आना था ये कमीशन। लेकिन वहाँ राजनीतिक फूटापटक के जरिए ब्रिटेन में ये कमीशन 1927 में ही रवाना कर दिया, जिसे साइमन कमीशन कहा गया था। बहुत सुना हुआ होगा आपका साइमन कमीशन। अब ये 1927 में जैसे ही पहुंचता है तो इसमें सारे के सारे 7 के 7 मेंबर अंग्रेज हुआ करते थे, इसलिए इसे सफ़ेद आयोग भी बोलते हैं। और इसका विरोध डटका हुआ था भारत में। क्यों? क्योंकि इसमें सारे अंग्रेज थे। अगर ये रिपोर्ट हमारे लिए बनाएगा और अंग्रेज बनाएंगे तो वो तो हमारे पक्ष में कभी भी वो रिपोर्ट नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए इसका विरोध हुआ और इसका विरोध सबसे पहले मद्रास और मुंबई में हुआ था। लेकिन जैसे ही इसका विरोध हो रहा था, वहाँ बहुत जगह हुआ इसका विरोध, साइमन कमीशन आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो जब विरोध हो रहा था तो उस दौरान इसके विरोधी जितने व्यक्ति थे उनसे चिढ़ के परेशान होकर अंग्रेजों ने, कि जो बर्कन हेड नाम का एक अंग्रेज था, उसने चुनौती दी थी मोतीलाल नेहरू की कि ठीक है, आप अपने हिसाब से ही बता दो, हमारी तो आप मान नहीं रहे, आप अपने हिसाब से ही बता दो कि हम क्या लाएं आपके लिए, कौन सी पॉलिसी आपके लिए लाएं, हम वही ले आएंगे। तो तब नेहरू ने अपनी रिपोर्ट दी थी 1928 में, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन मुस्लिम लीग अलग थी, तो मुस्लिम लीग ने 14 सूत्रीय मांग अपनी अलग कर दी थी। तो एक इधर मांग कर रहा है, एक इधर मांग कर रहा है। अंग्रेजों को मौका मिल गया, उन्होंने जो है कोई से की भी मांग नहीं माननी और दोनों की ही मांग रिजेक्ट हो गई थी इस क्रम में। और फिर इन्होंने ये कहा था अंग्रेजों ने कि ये दोनों अपने घर में शेर बन रहे हैं, इन्हें बाहर बुलाया जाए ब्रिटेन और इनसे वहाँ बात की जाए, बात के अनुसार जो निष्कर्ष निकलेगा उसके अनुसार आगे बात करेंगे जो भी होगी। तो इसलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुए थे वो ब्रिटेन में हुए थे। और राउंड टेबल गोलमेज सम्मेलन जिन्हें बोलते हैं, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 31 और 32। गोलमेज सम्मेलन में भारतीयों को इन्वाइट किया गया, कांग्रेस को भी मुस्लिम लीग को भी। लेकिन इसमें भारतीयों की कांग्रेस की तरफ से तो एक ही बार केवल गांधी पहुंचा था, दूसरे वाले में, ठीक। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाला व्यक्ति था एकमात्र भारतीय, BR अम्बेडकर, ठीक। तो उस गोलमेज सम्मेलन से भी जब कोई रिजल्ट पर्याप्त नहीं निकला तो फिर अलग अलग गांधी इरविन समझौता हुआ, ये हुआ वो हुआ। ये सारी चीज़ हम आगे क्रम में पढ़ेंगे और ये हिस्ट्री का पार्ट है। वैसे तो हिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ेंगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। तो मैं तो ये बताना चाह रहा आपको कि ये साइमन कमीशन आया था, इस साइमन कमीशन का पुनर्जोर जब विरोध हुआ तो इस विरोध के तहत ही अंग्रेजों ने, जब इन्हें अलग अलग, जिन्ना की अलग रिपोर्ट मिली, मोतीलाल नेहरू की अलग रिपोर्ट मिली, तो अंग्रेजों ने अपने ही विवेक से एक नया भारत शासन अधिनियम लेकर आए थे, जिसे कहा गया था 1935 का भारत शासन अधिनियम। और इसमें इन्होंने क्या किया था कि भारतीय राज्य जो थे, जितने भी अखिल भारतीय राज्य थे, वो सारे के सारे ये कह दिए कि एक जगह जुड़ेंगे जिसे अखिल भारतीय संघ का नाम दिया जाएगा। उसमें ब्रिटिश प्रांत भी जुड़ेंगे, सारे 11 थे ये, देसी रियासतें भी जुड़ेंगी। ये अपनी इच्छा से थी, जिसकी जिस मर्जी जैसा चाहे। 562 देसी रियासतें हुआ करती थी, इनकी मर्जी थी ये कौन सी जुड़ना चाहती है कौन सी नहीं जुड़ना चाहती, ये जुड़ेंगी। और 6 कमिश्नरी हुआ करती थी, ये भी जुड़ेंगी। तो सारी एक जगह इकट्ठा जब होंगी उसे अखिल भारतीय संघ कहा जाएगा। ये मोतीलाल नेहरू की डिमांड भी थी कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाए और उसके लिए उत्तरदायी वही रहे जिसकी सरकार होगी। तो अखिल भारतीय संघ तो अंग्रेजों ने बना दिया 1935 में ही, ठीक। फिर 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वतंत्रता भी दे दी। प्रांतीय स्वतंत्रता का क्या मीनिंग था कि जो प्रांत स्वतंत्र रह का काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे संयुक्त प्रांत यूपी वाला एरिया हुआ करता था, ऐसा, ठीक। फिर द्वैध शासन का विरोध भी हुआ था इंडिया के अंदर कि ये द्वैध शासन जो आपने कर दिया, सेंटर में अलग और प्रांत में अलग, तो उत्तरदायी इसके लिए कौन रहेगा? प्रांतों के लिए अलग रहेगा, उसके लिए अलग रहेगा, या सबके लिए एक ही रहेगा? तो ये सब क्लियर नहीं हो पा रहा था, इसलिए इसका विरोध हो रहा पूरा। तो द्वैध शासन भी प्रांतों से समाप्त कर दिया था अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने ये कहा था द्वैध शासन केवल केंद्रों में ही रहेगा, उसके लिए उत्तरदायी वो रहेगा जो सरकार होगी जिसकी, अंग्रेज रहेंगे। तो ऐसा। फिर शक्तियों का भी बंटवारा कर दिया था। कुछ विषय ऐसे थे जिन पे जो है डाउट था, उन्हें शक्तियों के हिसाब से बांट दिए थे। जैसा आज तक भी शक्तियों का बंटवारा है, पुलिस प्रांत मात्य यानी राज्य का विषय है, जबकि रेलवे केंद्र का विषय है। तो ऐसे बंटवारा शक्तियों का भी है, जिसे हम संघ सूची, केंद्र सूची
और समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। उस समय में भी ये शक्तियों का बंटवारा संघ, प्रांत और समवर्ती सूची के नाम पे किया गया था। प्रांत राज्यों को ही बोलते थे उस समय में भी। तो ऐसा हुआ। फिर इन्होंने ये आर्टिकल भी बनाए थे कुछ, इसके अंतर्गत देश जिससे चलाया जाएगा, एक देश का छोटा सा संविधान, इसको 1935 को लघु संविधान का दर्जा भी दिया जाता है। तो 321 आर्टिकल इसमें रखे गए थे, 14 इसके भाग बनाए गए थे और 10 अनुसूचियाँ इसमें रखी गई थी। और इन्हीं की देन थी कि हमने आने वाले समय में अपना संविधान जब बनाया तो उसमें अनुसूची भी रखी, पार्ट भी रखे, आर्टिकल भी रखे, सब इसी की देन थी। अब भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही वर्मा को अलग कर दिया गया था। भारत से वर्मा अलग कर दिया गया था, ये वाला हिस्सा वर्मा देश, जो बाद में म्यांमार के नाम से फेमस हुआ। उड़ीसा और सिंध का निर्माण किया गया था अलग, ये भी भारत शासन अधिनियम में ही हुआ था। और दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना कर दी गई थी 1937, 1 अक्टूबर 1937 को, जिसके चीफ जस्टिस मॉरिस गवैयर बनाए गए थे। मॉरिस गवैयर बनाए गए थे इसके चीफ जस्टिस। और यही फेडरल कोर्ट आगे चल के फिर दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट के नाम से फेमस हुआ था। तो ये 1935 तक हमने कर लिया। 1935 तक के अधिनियम में हमने देख लिया कि अंग्रेजों ने क्या क्या कौन से में चेंज किया था। 1935 का जो अधिनियम हुआ था ये, इसमें भारतीयों के अनुसार कुछ चीज़ें रखी गई थी, कुछ नहीं रखी गई थी। तो फिर इसको नेहरू ने नाम दिया था अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी। इंजन नहीं है, ब्रेक बहुत सारे हैं भाई, बार बार कोई ना कोई रोकता ही रहे, कोई ना कोई अड़ंगा लगाता ही रहे, इसमें तो नेहरू के द्वारा कहा गया था ये। और पूर्णतः सड़ा हुआ एवं मूल रूप से बुरा कहा गया था जिन्ना के द्वारा। वह जिन्ना इसलिए नहीं मानता था, ये चाहता था कि मेरा संविधान अलग बने मुस्लिम लीग का और अलग ही राष्ट्र बने। ये हालांकि राष्ट्र की मांग तो बाद में शुरू हुई थी 40 में, लेकिन संविधान की मांग पहले चली थी अलग मुस्लिमों के लिए। तो जिन्ना ये चाहता था, इसलिए इसने 1935 में कोई ऐसी बात की नहीं गई थी अलग होने की, तो इसलिए ये इसे अच्छा लगा था। और नेहरू को ये इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि नेहरू के कुछ अलग से अपने विचार थे, मतलब जो उसने नेहरू रिपोर्ट में दिए थे उनमें से बस नाम मात्र के विचारों को रखा गया था, इसलिए नेहरू को ये अच्छी इसलिए लगी। भारत शासन अधिनियम के बाद ये आता है, इसको प्रांतीय चुनाव के नाम से जाना गया। जब 1935 का अधिनियम आया उसके अंतर्गत ही चुनाव प्रणाली भी खोल दी गई थी। तो उसमें यह फैसला लिया गया कि 1937 में प्रांतीय चुनाव कराए जाएंगे। और ये फैसला जो है 1936 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। उसके अंतर्गत चुनाव का फैसला लिया गया था कि ठीक है, चुनाव में मुस्लिम लीग कांग्रेस भी शामिल होगी, ऐसा कहा गया था। कांग्रेस शामिल हो रही तो मुस्लिम लीग भी शामिल जरूर हो रही होगी उसमें। तो 11 प्रांतों में चुनाव करे गए थे, जो ब्रिटिश प्रांत थे 11 के 11। उन प्रांतों में जब चुनाव करे गए तो 1585 सीटें थी, उनमें से 711 सीटें अकेले कांग्रेस ने जीत ली थी। 711 1585 सीटों में से। और कई राज्यों में बहुमत के रूप में आई थी, जैसे मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में बहुमत के रूप में आई थी कांग्रेस, जबकि मुंबई, असम और पश्चिम उत्तर 3 और प्रांत थे, इनमें ये एक बड़े दल के रूप में आई थी। तो ये हुआ एक तो केस इस चुनाव में जब हुए ये, क्योंकि ये चुनाव कराने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि अंग्रेज बार बार कहते थे कि आप जो अपने हिसाब से संविधान की मांग कर रहे हैं या जो भी मांग कर रहे हैं आपको दे तो दें, लेकिन आप ये तो दिखाओ कि लोग भी आपके साथ है नहीं है। तो उसका तरीका क्या था, लोग अपने साथ है या नहीं देखने का, कि चुनाव करा लो। और चुनाव जब कराया तो उसमें जो है दूध का दूध पानी का पानी हो गया, लोग इनके साथ थे। देखो इसमें से 1 2 3 4 5 जगह तो बिल्कुल बहुमत के साथ आएगी और 3 जगह बना ली किसी के सहयोग से, पार्टी बड़े दल के रूप में आई थी। तो इसका मतलब इतनी जगह तो 11 में से 8 जगह तो सरकार यही बना ली, तो बाकी बची जगह अलग अलग बन गई थी 1-2 जगह। तो बड़ा दल यानी कि जो कांग्रेस था वही माना गया, लोगों इसे ही पसंद कर रहे थे। जब ये प्रांतों में सरकार बनाई तो संयुक्त प्रांत के जो सीएम थे, जिसे उत्तर प्रदेश को कहा जाता था, वो गोविंद बल्लभ पंत थे। ठीक, इसीलिए पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के सबसे पहले सीएम कौन थे, तो यही थे। 1937 की कहानी है ये। लेकिन हुआ क्या कि प्रांतों में जो जीत गई उसकी तो बात माननी चाहिए क्योंकि वो तो लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन नहीं माननी गई। उधर 1939 में शुरू हो गया था वर्ल्ड वॉर। इस वर्ल्ड वॉर में क्या किया कि कांग्रेस को बिना उसकी सहमति के दूसरे वर्ल्ड वॉर में शामिल कर दिया गया। भाई जब इतना बड़ा दल है और इतने लोग इसके साथ हैं तो फिर इससे तो पूछ लो कि ये शामिल होना चाह रही है, नहीं हो रही, लोगों का प्रतिनिधित्व ये कर रही, लेकिन बिना पूछे ही लोगों को शामिल कर दिया, भारत को इसमें शामिल कर दिया था 1939 के वर्ल्ड वॉर में, जिससे कांग्रेस ने नाराज होकर अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। और इस रिजाइन से कौन खुश होगा, मुस्लिम लीग खुश होगी। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग को तो सीटें नाम मात्र की मिली थी और जिसके आधार पर वह असेंबली में बैठ के अपने विचार नहीं रख सकती थी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जब उसको सीटें ही कम मिली तो फिर विचार कैसे, विचार तो वही पार्टी रखेगी जो ज़्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करती हो। तो इसलिए इसके रिजाइन को कांग्रेस के इसने 22 अक्टूबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। किसने? मुस्लिम लीग ने और डॉक्टर अंबेडकर ने, दोनों ने मिलकर इसको क्या बनाया था,
इसको इन्होंने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। एक केस तो ये हुआ था 1937 का चुनाव अधिनियम के अंतर्गत ही हुआ था, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ही। इसके बाद देखिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो आप, ठीक है। एक्सेलेंट क्लासेस के नाम से हमारा चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर फैला दो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइब बढ़े और व्यूअर बढ़े हमारे, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन हमें बहुत ज़्यादा मिले। ऐसे कर लो कुछ। तो फिर आती है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, जब ये लगा कि भारतीय तो मान ही नहीं रहे, वहाँ शामिल ही नहीं हो रहे युद्ध में। तो युद्ध में शामिल करने के लिए इस पर जो है एक और गेम चलाया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया 1940। जो अंग्रेज था लिनलिथगो, उस समय में वायसराय हुआ करता था भारत का, इसने 8 अगस्त में अगस्त प्रस्ताव पेश किया था। और इस अगस्त प्रस्ताव में गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी उसमें मैक्सिमम भारतीय होंगे, ऐसा कहा गया था, जिससे भारतीय खुश होकर शामिल हो जा हमारी तरफ से इस युद्ध में, वर्ल्ड वॉर में। फिर स्वराज भी आपको दिया जाएगा, लेकिन युद्ध होने के बाद, खत्म होने के बाद दिया जाएगा, ये कहा गया था अगस्त प्रस्ताव में। लेकिन जब अगस्त प्रस्ताव का विरोध होना शुरू हुआ, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव में मुस्लिम लीग चाहती थी अपना अलग संविधान, कोई बात नहीं की गई थी। और अगस्त प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस ने किया था, इसलिए क्योंकि स्वराज फिर वही युद्ध के बाद दे रहे ये तो, और फूट डालने वाली भी कुछ बातें की गई थी, तो इसलिए कांग्रेस भी इसमें सहमत नहीं थी इससे। तो इसके अगस्त प्रस्ताव के खिलाफ व्यक्तिगत आंदोलन शुरू हो गए थे। ये 17 अक्टूबर 1940 में शुरू हो गए थे पवनार आश्रम से, महाराष्ट्र से। और इसमें सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही जो बने थे वो विनोबा भावे थे। सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त थे। और इसी में नारा दिया गया था दिल्ली चलो आंदोलन का, या अभियान कहा गया था इसी को ही, कि किसको, इस आंदोलन को, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो शुरू हुआ था। दिल्ली चलो का हालांकि नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, लेकिन वो नारा था और ये अभियान है, आंदोलन है, क्योंकि दिल्ली के लिए ही चले थे ये जो थे पवनार आश्रम से। तो ये अगस्त प्रस्ताव 1940 में समझिए घटना क्या घटित हुई थी। इस क्रम में आगे चलते हैं। अब क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन 1942 के अंतर्गत ये कहा गया था कि जब ब्रिटेन जो था, वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, तो ब्रिटेन के पास भाई सेना की कमी थी, हथियार बहुत थे, लेकिन उन्हें चलाने वाले कोई नहीं थे। और भारत ऐसा देश था जिसमें बहुत ज़्यादा संख्या पहले से ही रही हुई है। तो भारतीयों को मिलाने के लिए, विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए ब्रिटेन पर बार बार दबाव आ रहा था। इसके द्वारा इन राष्ट्र जो उसके साथ लड़ रहे थे, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, सब ये दबाव डाल रहे थे कि भाई आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप भारतीय जो चाह रहे हो उन्हें वो कर दो ना, आज़ाद होना चाह रहे आज़ाद कर दो, कुछ भी कर लो, लेकिन इनको अपने साथ युद्ध में शामिल करो, कुछ भी करके। कांग्रेस में शामिल हो रही, तो कांग्रेस जिस प्रतिनिधि कर रही 70-75% जनता का, तो वो जनता भी शामिल नहीं हो रही। तो इसका मतलब विश्व युद्ध में हार होने के चांसेस थे ब्रिटेन के। तो ब्रिटेन ने फिर अपना दाव पेच चला कि क्रिप्स मिशन लेकर आया, और स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था ये। और इसमें नेहरू और मौलाना आज़ाद को इन्वाइट किया गया था बात करने के लिए। तो मौलाना आज़ाद भी कांग्रेस से बिलोंग करते थे। जब दोनों को बुलाया गया तो बात की गई, वहाँ मुस्लिम लीग के भी सदस्य शामिल हुए थे। कोई खास रिजल्ट नहीं निकला। मुस्लिम लीग ने तो इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया कि सांप्रदायिक आधार पर जो मांग की गई थी अपना अलग निर्वाचन कराने की, वो मांग नहीं मानी गई थी कि सांप्रदायिक आधार पर देश को बांट दो और अलग कर दो और वोटिंग भी अलग कर दो हमारी। हालांकि इनकी वोटिंग अलग हो चुकी थी, लेकिन मुस्लिम लीग सांप्रदायिक आधार पर ज़्यादा बंटवारा चाहती थी, इसलिए ये नहीं बात मानी गई। तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया क्रिप्स मिशन को। कांग्रेस ने इसलिए कर दिया कि इसमें कहीं ना कहीं देश को बांटने की उम्मीद लग रही थी कि ऐसा करेंगे ये अंग्रेज, तो इसलिए कांग्रेस ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। गांधी जी ने ऐसा कहा था पोस्ट डेटेड चेक, और नेहरू ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रैश बैंक। क्रैश बैंक का जो है ऐसा बैंक का चेक है जिसका दिवालिया हुआ हो घोषित, तो ऐसा इसमें बताया गया था। फिर डॉक्टर पदम्बी सीतारामैया था, इसने कहा था इसको परावर्तित, केवल परावर्तित रूप है ये, और कुछ नहीं है, इससे मिलना कुछ नहीं है, ऐसा कहा गया था इसके द्वारा भी। तो क्रिप्स मिशन 1942 तक हमारा ख़त्म हो गया। इसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 के बाद हम अगला जो शुरू करेंगे, इसके बाद 19 भारत छोड़ो आंदोलन चलेगा, फिर कैबिनेट मिशन चलेगा, सब कुछ होंगे अभी कंप्लीट। तो सब मेरे पास बने हुए रखे मेरे नोट्स, मैं आपको धीरे धीरे सारा कंप्लीट करा दूंगा। अभी हमारा क्रिप्स मिशन तक खत्म हो चुका है इस वीडियो में। अगली वीडियो में 1947 को भी क्रॉस कर जाएंगे। तो आप इस चैनल को भाई सब्सक्राइब करो, वीडियो को फॉरवर्ड ज़्यादा करो, और जो मैं पढ़ा रहा आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड गिरी पढ़ा रहा। अगर कोई हिस्सा आपको ऐसा लगता है कि छूट गया तो मुझे बताओ, क्योंकि मैक्सिमम हिस्सा इसका हिस्ट्री में भी मिलेगा आपको देखने को, मॉडर्न हिस्ट्री में। इसलिए जो छूटा हुआ, मेरी तो कोशिश रही कि मैं रखूँ इसमें, वो जो पॉलिटिकल हिस्सा है वो तो छूटा ही ना, और जो छूट भी गया है तो वो हिस्ट्री का हिस्सा है, इसका मतलब वो हिस्ट्री में पाया जाएगा आपको सारा का सारा। जैसे कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बना दिया गया था, फिर हटना पड़ गया था। तो ये सारे जो केस हुए थे ये सारे हिस्ट्री का हिस्सा है, इसलिए हिस्ट्री में पढ़ेंगे इनको हम कांग्रेस के अधिवेशनों में।
तो धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी भाई ज़रूर बताना कमेंट करके, और सब्सक्राइबर भाई बढ़ जाओ, बहुत ज़्यादा कमी पड़ रही सब्सक्राइबर की, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ। तो नमस्कार, मिलते हैं अगले पार्ट में इस वीडियो के, तब तक के लिए नमस्कार।